बच्चों, आज हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे और ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट टॉपिक होगा, है ना। तो इसके अंदर दो स्टेटमेंट है। देखिए, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो स्टेटमेंट हैं। एक है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट और एक है क्लॉसियस स्टेटमेंट। मैं केल्विन प्लांक स्टेटमेंट सबसे पहले बताता हूँ, आपको दोनों ही स्टेटमेंट समझ में आएंगे। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, है ना। देखिए क्या है ये स्टेटमेंट। ये कहते हैं नो प्रोसेस और मशीन, नो प्रोसेस और मशीन इज पॉसिबल, नो प्रोसेस और मशीन इज पॉसिबल वो सोल इफेक्ट is to absorb heat from high temperature source and to convert this heat into mechanical work or mechanical energy completely. Mechanical work or mechanical energy completely. हाँ जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई मशीन हम नहीं बना सकते, ऐसा कोई प्रोसेस हम नहीं बना सकते। गॉड हैज पुट अ लिमिट ऑन अस। ईश्वर ने हमारे ऊपर एक सीमा तय कर दी है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। नो प्रोसेस और मशीन इज पॉसिबल वो सोल इफेक्ट इज टू एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर सोर्स एंड टू कन्वर्ट दिस हीट इनटू मैकेनिकल वर्क और मैकेनिकल एनर्जी कंप्लीटली। पूरा कभी भी नहीं किया जा सकता, कंप्लीट कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। ये आपका केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है। दूसरा है क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट, देखिए क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या है मैं बताता हूँ आपको। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या है कि ये लो टेम्परेचर सोर्स से हीट एक्सट्रैक्ट करने की बात करता है। देखिए क्या है, तो ये कह रहे हैं नो प्रोसेस और मशीन इज पॉसिबल वो सोल इफेक्ट इज टू exert extract heat from low temperature, है ना, LOW, लो। ध्यान दीजिए, नो प्रोसेस और मशीन इज पॉसिबल वो सोल इफेक्ट इज टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर source, extract heat from low temperature source and to transfer this heat to high temperature,
सिस्टम और सराउंडिंग हाई टेम्परेचर सिस्टम और सराउंडिंग विदाउट टेकिंग हेल्प और add from some external machine or system. मतलब कुछ ना कुछ हेल्प बाहर से लेनी पड़ेगी, तब ऐसा पॉसिबल है। तो देखिए, आप ये दोनों काम कभी भी नहीं कर सकते, है ना। और फंडामेंटली हम बात करेंगे तो ये दोनों एक ही बात सिद्ध हो जाएंगी। देखिए, अभी थोड़ी देर में हम करते हैं। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता है कि नो प्रोसेस और मशीन इज पॉसिबल whose sole effect is to absorb heat from high temperature source and to convert this heat into mechanical work or mechanical energy completely. कंप्लीटली नहीं किया जा सकता, कन्वर्ट तो किया जा सकता है, कंप्लीटली नहीं होगा, 100% नहीं होगा, है ना। जैसे आपने मान लो 1000 कैलोरीज या 10,000 कैलोरीज कहीं से निकाली हीट, अब आप पूरा का पूरा जो है ना मैकेनिकल वर्क नहीं कर पाएंगे, कुछ तो वेस्ट होगा ही आपका। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या है? नो प्रोसेस और machine is possible whose sole effect is to extract heat from low temperature source and to transfer this heat to high temperature system or surrounding without taking help or aid from some external machine or system, right? चलिए, अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए, इसको प्रूव कैसे करेंगे? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए हम जो काम में लेंगे वो लेंगे कार्नोट साइकिल और कार्नोट इंजन। कार्नोट साइकिल और कार्नोट इंजन क्या है? इंजन, देखिए, ये एक आइडियल इंजन है ना। कार्नोट साइकिल और कार्नोट इंजन एक आइडियल इंजन और प्रोसेस है। तो कार्नोट इंजन इज एन इमेजिनरी आइडियल इंजन। इमेजिनरी आइडियल इंजन मतलब सच में ऐसा कुछ होता नहीं है ना। हाँ, वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है ना। ये केवल हम जो है आइडियल बातें करेंगे। इज एन इमेजिनरी और आइडियल इंजन, है ना, जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एस्टैब्लिश करेगा, है ना, टू प्रूव दिस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना। तो देखिए, फॉर कंटेंट ऑफ द इंजन, और हम बात करेंगे क्या बोलते हैं, प्रोसेस, है ना। तो मैं सबसे पहले जो है ना वो बात कर लेता हूँ, प्रोसेस की बात कर लेता हूँ मैं सबसे पहले, है ना। कार्नोट साइकिल क्या होता है? कार्नोट साइकिल जिस पर कि ये इंजन काम करता है, कार्नोट साइकिल इन्वॉल्व 4 प्रोसेसेस इन ऑर्डर, है ना। इसको आप रिवर्सिबल इंजन भी कह सकते हो, है ना। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि कोई लॉस वगैरह नहीं होगा, तो रिवर्सिबल हो जाता है। कार्नोट इंजन इन्वॉल्व्स 4 प्रोसेसेस इन ऑर्डर। तो सबसे पहला प्रोसेस है आइसोथर्मिक एक्सपेंशन। नंबर 2 एडियाप्टिक एक्सपेंशन। नंबर 3 होता है आइसोथर्मिक कॉम्प्रेशन। नंबर 4 होता है एडियाप्टिक कॉम्प्रेशन। आपकी स्कूल वाले बहुत पूछते हैं, स्कूल टीचर्स ये बहुत ज़्यादा पूछा करते हैं कि कार्नोट इंजन के प्रोसेसेस को
प्लीज स्टेट दी प्रोसेसेस ऑफ द कार्नोट इंजन। तो आपको ये चारों प्रोसेस बताने पड़ेंगे, है ना। अच्छा, ये चलिए चारों स्टेप्स तो हो गए। अब अपन जरा कंपोनेंट्स ऑफ कार्नोट इंजन की बात करेंगे। कितने कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ कार्नोट इंजन। अब देखिए बात यह है, क्योंकि इमेजिनरी इंजन है, आइडियल इंजन है, तो सारे पार्ट्स भी इमेजिनरी ही होंगे, हैं, सच्चे सच्चे कहाँ से आ जाएंगे। तो देखिए कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ कार्नोट इंजन, क्या क्या होता है कार्नोट इंजन में, है ना। तो मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर 4 चीज़ें होंगी। सबसे पहले हाई टेम्परेचर सोर्स ऑफ इनफाइनाइट कैपेसिटी। हाई टेम्परेचर सोर्स, हाई टेम्परेचर सोर्स ऑफ इनफाइनाइट कैपेसिटी। देखिए जी, ऐसा सोर्स इस दुनिया में पाया नहीं जाता, लेकिन हम इमेजिनरी कर रहे हैं ना। इमेजिन तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इमेजिन तो हम जाकर के सूरज देवता से हाथ मिला करके आ सकते हैं। इमेजिनेशन भी क्या बिगड़ रहा है जी। तो हाई टेम्परेचर सोर्स ऑफ इनफाइनाइट कैपेसिटी, ये पहली रिक्वायरमेंट है। ये हमारे पास एक हाई टेम्परेचर हीट सोर्स है ना, हाई टेम्परेचर हीट सोर्स ऑफ इनफाइनाइट कैपेसिटी। नंबर टू हम बात करेंगे सिलेंडर पिस्टन विथ आइडियल गैस सिस्टम, है ना। आइडियल गैस मिलती नहीं है कभी, तो ये भी केवल बातें ही बातें हैं बस सच में। लेकिन एक्चुअल में ये बातें हैं ना, ये इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी मजबूत बातें हैं जो हमें एक्सप्लेन कर देंगी कि हाँ सच में ये दोनों चीज़ें कभी हो ही नहीं सकती, नेवर पॉसिबल, है ना। तीसरी जो चीज़ है इसमें वो आता है इंसुलेटिंग स्टैंड। विथ नो कंडक्टिविटी, यार ये कह दो इंसुलेटिंग, प्योर इंसुलेटिंग स्टैंड कह दो बस, ठीक है। इंसुलेटिंग स्टैंड, राइट, इंसुलेटिंग स्टैंड। ये 3 चीज़ें हैं, इसके कंपोनेंट्स होते हैं इसके। अब देखिए ये जो चारों प्रोसेस है ना, हम इनको वन बाय वन करेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको हाई टेम्परेचर सोर्स बना देता हूँ एक। दिस इज द हाई टेम्परेचर सोर्स, इसको मैं कह दूंगा T1 केल्विन। अच्छा एक मिनट, एक चौथी चीज और है इसमें, लो टेम्परेचर सिंक। लो टेम्परेचर सिंक है, उसमें हम एनर्जी को बहा देंगे अगर जरूरत पड़ी तो, है ना। तो हम लो टेम्परेचर सिंक लेकर के चलेंगे एक। तो देखिए हम इसके कंपोनेंट्स जो है ना यहाँ बना लेते हैं। सबसे पहले पहला कंपोनेंट है कार्नोट इंजन का, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, T1 केल्विन। इसको TH केल्विन भी बोल सकते हो आप, है ना। हाँ, H माने हाई टेम्परेचर, तो T हॉट केल्विन, है ना। इट इज वेरी हॉट एनर्जी सोर्स, वेरी हॉट हीट सोर्स ऑफ इनफाइनाइट कैपेसिटी। कितनी भी हीट निकालो जी, कितनी भी हीट निकालो, इसके कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दैट इज वेरी हॉट हीट सोर्स, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। इसके बाद में दूसरा आता है हमारा जो है ना इंसुलेटिंग स्टैंड आता है। इंसुलेटिंग स्टैंड ऐसा होता है कि ये बिल्कुल भी हीट को इधर उधर कहीं जाने नहीं देता। दैट इज इंसुलेटिंग स्टैंड, है ना। तो इंसुलेटिंग स्टैंड, इंसुलेटर स्टैंड, है ना। इसके ऊपर अगर रख दो ना तो बस फिर कहीं जाने ही नहीं देगा इधर उधर, राइट। फिर तीसरी जो चीज है वो है टी कोल्ड, है ना। TC केल्विन,
TC केल्विन, है ना। हाँ, वेरी कूल हीट सोर्स, वेरी कूल हीट सोर्स, कोल्ड हीट सोर्स, है ना, वेरी कोल्ड हीट सोर्स। हीट एक्सेप्टर, कोल्ड होगा तो एक्सेप्टर होगा, है ना, हीट को एक्सेप्ट करेगा ना बेटा, वेरी कोल्ड हीट एक्सेप्टर, जो कि हीट को एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर होगा एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, जिसको हम उठा उठा के अलग अलग जगह पर रख सकते हैं। दिस इज पिस्टन सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट विथ आइडियल गैस, ये आइडियल गैस है इसके अंदर, राइट। तो ये हमारा जो है ना कार्नोट इंजन के पूरे कंपोनेंट्स हो गए, और 4 प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। कंपोनेंट्स और पार्ट्स जो हैं 4 हैं। हाई टेम्परेचर सोर्स है, हाई टेम्परेचर सोर्स, इस पे से हम हीट लेंगे। इंसुलेटर स्टैंड है, इसके ऊपर हम रख करके उसको फिर जो करना है प्रोसेस करेंगे। फिर ये आपका TC आपका जो है कूल टेम्परेचर है, राइट। इसके बाद में हम इसका जो है ना वो करेंगे, प्रोसेस करेंगे। तो देखिए कार्नोट इंजन कैसे वर्क करता है। तो देखिए अब हम बात करेंगे कार्नोट साइकिल एंड वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन। कार्नोट साइकिल एंड वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन। देखिए जी, सबसे फर्स्ट स्टेप ये, चलिए कार्नोट साइकिल बना देते हैं हम। PV डायग्राम, देखो मैं PV डायग्राम बना रहा हूं, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, इसे इंडिकेटर डायग्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंडिकेटर डायग्राम भी कहते हैं। तो देखिए मैं PV डायग्राम, सबसे पहले ये P1 V1 है। क्या है ये? P1 V1। मैं इसको यहां से आइसोथर्मिक एक्सपेंशन किया है, आइसोथर्मिक एक्सपेंशन किया, ये P1 V1 T1 है, P1 V1 T1 आइसोथर्मिक एक्सपेंशन हुआ है। आइसोथर्मिक एक्सपेंशन हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा ये P2 V2 T1। बात को समझिए आप, P1 V1 T1 था, मैंने आइसोथर्मिक एक्सपेंशन किया है तो ये P2 V2 T1 आ गया, राइट। नेक्स्ट, अब मैं इसको एडियाबैटिक एक्सपेंशन कर रहा हूँ। एडियाबैटिक एक्सपेंशन जब मैंने किया है तो ये हो गया है P3 V3 T2, P3 V3 T2। यहाँ पे टेम्परेचर T2 आ गया है, T2 आ गया है ना। इसको आप T हॉट कह सकते हैं, TC कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, राइट। दिस टेम्परेचर कैन बी कॉल्ड एज T1, दिस कैन बी कॉल्ड एज T2, राइट। इसके बाद में हम आइसोथर्मिक कॉम्प्रेशन करेंगे। आइसोथर्मिक कॉम्प्रेशन, जब ये आइसोथर्मिक कॉम्प्रेशन होता है तो यहाँ पर ये आता है P4 V4 T2, P4 V4 T2, टेम्परेचर आपका T2 होगा, राइट। इसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं, फाइनली होता है ये 4th प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। P1 V1 T1 आ जाता है फिर से, राइट। तो देखिए हम ये जो चारों प्रोसेस हैं इसको हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। तो देखिए नंबर वन, सबसे पहला स्टेप नंबर वन, हम क्या करेंगे कि जो ये अपना है ना गैस सिस्टम जो है, आइडियल गैस सिस्टम, तो फर्स्ट स्टेप पुट आइडियल गैस सिस्टम ऑन हाई टेम्परेचर सिंक, हाई टेम्परेचर सोर्स T1, पुट आइडियल गैस सिस्टम ऑन हाई टेम्परेचर सोर्स T1 बिकॉज इट इज वेरी हाई एंड हाई कैपेसिटी। इसका टेम्परेचर कभी चेंज होता ही नहीं है, चाहे इसमें से कितनी भी हीट निकालो, 10 साल तक निकालते रहो, 10,000 साल तक निकालते रहो, चेंज ही नहीं होता टेम्परेचर। तो ध्यान दीजिए, पुट आइडियल गैस सिस्टम ऑन हाई टेम्परेचर सोर्स ऑफ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे
वो बात समझ में आएगी कि टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों है। तो T1 इज कांस्टेंट, T1 इज कांस्टेंट। व्हाई T1 इज कांस्टेंट? बिकॉज द सोर्स T1 इज ऑफ इनफाइनाइट कैपेसिटी। ठंडा होगा ही नहीं जी, आपने इसके ऊपर सिस्टम रख दिया, नाउ सिस्टम इज हैविंग दिस टेम्परेचर एंड इट विल कंटिन्यूअसली will be having this temperature, right? तो put ideal gas system on high temperature source T1 of infinite heat capacity. T1 is constant, T1 is constant, है ना? हाँ, तो at T1 temperature, at temperature T1 isothermic expansion takes place, isothermic expansion takes place. Isothermic expansion takes place. Isothermic expansion takes place. तो देखिए, जब ये आइसोथर्मिक एक्सपेंशन हो रहा है ना, तो देखिए इन आइसोथर्मिक एक्सपेंशन at T1 Kelvin, in isothermic expansion at T1 Kelvin, बेटा देखिए इसमें डेल्टा W होता है, वर्क डन होता है, और ये डेल्टा Q के बराबर होता है। इसे हम Q1 कह देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? Q1 कह देते हैं। और ये होता है आपका nRT1 log of V2 upon V1, ये आपका वर्क डन होता है। इसके अंदर du 0 होता है, आपको पता ही है कि आइसोथर्मल में du 0 होता है। आइसोथर्मल में du तो 0 होता है, लेकिन डेल्टा W डेल्टा Q 0 नहीं होता है, और उसकी वैल्यू ये आती है। सेकेंड स्टेप, पुट द आइडियल सिस्टम, इसको वर्किंग सब्सटेंस भी कहते हैं। आइडियल सिस्टम को वर्किंग सब्सटेंस भी बोल देते हैं कुछ लोग, है ना। पुट द आइडियल सिस्टम ऑन द इंसुलेटर स्टैंड, अब इंसुलेटर स्टैंड की क्या खास बात है? हीट कहीं इधर उधर जाने नहीं देता, है ना। तो Q इज 0, नो चांस फॉर हीट इधर कैन गो और कैन इन। गो आउट भी पॉसिबल नहीं है, कमिंग इन भी पॉसिबल नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो पुट द आइडियल सिस्टम ऑन द इंसुलेटर स्टैंड, है ना। नाउ जब आपने आइडियल सिस्टम को इंसुलेटर स्टैंड पे कर दिया, नाउ अलाउ द सिस्टम फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, right? Allow the system for adiabatic expansion. Okay. Adiabatic expansion up to state P3 V3 T2, ये स्टेट आ जाएगी। देखो पहले वाला जो है ना, उसको भी आप स्टेट लिख सकते हो, है ना। क्या स्टेट लिख सकते हो आप, मैं बताता हूँ। ये जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन था ना, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन टेक्स प्लेस, है ना। इसको यहाँ लिख सकते हो आप। T1 इज कॉन्स्टेंट एट टेम्परेचर T1, आइसोथर्मिक एक्सपेंशन टेक्स प्लेस फ्रॉम P1 V1 T1 टू P2 V2 T1, ये आपका प्रोसेस हो गया। तो P1 V1 T1 से यहाँ तक आया, फिर ये यहाँ तक आ गया, करेक्ट। इसके अंदर आपका कोई Q वगैरह नहीं होगा, तो Q इज 0। इसमें डेल्टा W आपका जो है ना जरूर हो सकता है, लेकिन इसके लिए मैं एक इक्वेशन बोल करके जो है ना लिख दूंगा यहाँ पे। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ इक्वेशन को, आप जरा ध्यान से देखना। T1 V2 गामा -1 इट इज इक्वल टू T2 V3 गामा -1।
इसको आप यहां पर इक्वेशन नंबर 1 कह दो, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। ये होगा, क्यों तो आपका 0 है, इसके अंदर कुछ नहीं होने वाला है ना। नंबर 3, स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करेंगे आप, आफ्टर एडियाबेटिक एक्सपेंशन, है ना, नाउ पुट दी वर्किंग सिस्टम, इसको वर्किंग सिस्टम बोल दो, कभी कभी कुछ बोल दो, क्योंकि कुछ कुछ लोग कुछ कुछ बोल देते हैं। नाउ पुट दी वर्किंग सिस्टम, now put the working system on low temperature heat sink यानी बह जाना, नाली में बहा देना। तो now put the working substance on low temperature heat sink, इसके ऊपर रखो, पहले इस पर रखा, फिर इसके ऊपर रखा, फिर इसके ऊपर रखा, है ना, ऑन लो टेम्परेचर हीट सिंक, है ना, एंड कॉम्प्रेस आइसोथर्मली, हाँ जी। नाउ पुट दी वर्किंग सिस्टम ऑन लो टेम्परेचर हीट सिंक एंड कंप्रेस आइसोथर्मली from P3V3T2 to P4V4T2, यस, P4V4T2, यहां तक आपने कंप्रेस कर दिया इस सिस्टम को, करेक्ट। जब आपने ऐसा किया है तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर अब हीट आपकी लॉस होगी। देखिए पहले वाले में हीट गेन हुई थी, अब की बार में हीट लॉस होगा। जस्ट अ मोमेंट प्लीज, 1 मिनट जरा, ये आ रहा है पूरा। तो जो है ना, हीट आपका अब की बार में हीट लॉस होगा। तो मैं कहूंगा कि डेल्टा W टू इट इज डेल्टा Q2, इट इज एक्चुअली Q2, है ना, इसको मैं कहूंगा nRT2, और क्या बोलूंगा, log of V4 अपॉन V3, चेक करिए, log of V4 अपॉन V3, राइट, ये चीज हो गई। चौथे नंबर की बात करूंगा मैं, फोर्थ स्टेप में क्या होगा, नाउ पुट दी वर्किंग सिस्टम, फोर्थ स्टेप में पुट दी वर्किंग सिस्टम on the insulator stand, put the working system on the insulator stand, है ना, put the working system on the insulator stand, so एक मिनट, put the working system on the insulator stand to compress it adiabatically, now put the working system on the insulator stand to compress it adiabatically and put the working system on the insulator stand to compress it adiabatically and to bring it finally to initial state P1 V1 T1, ये इनिशियल स्टेट है। इस पर हम वापस ले आते हैं। कुल मिलाकर के क्या हुआ, सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ, फिर एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ, फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन हुआ। तो देखिए ये जो है ना, अब आपने कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो गया पूरा, वापस से स्टार्ट कर दो, फिर इस तरीके से ये साइकिल जिंदगी भर चलता रहेगा। दैट इज द कार्नोट इंजन, है ना। हाँ, तो ये कहते हैं कागजों में इंजन बनाना, कि सच में कुछ नहीं है ऐसा, सब झूठ है ना।
अब मैं कहूँगा कि हम इसको जो है ना चेक करते हैं कि अब हमारे को कितना क्या मिलता है, कैसी हमें एफिशिएंसी होती है, क्या मिला क्या नहीं मिला। तो देखिए ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब इस प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अब मैं इसकी वर्क की कैलकुलेशन करूँगा और एफिशिएंसी की कैलकुलेशन करूँगा कि क्या क्या मिला। राइट, ओके, एक मिनट। जी, अब देखिए अब हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे कार्नोट इंजन की, है ना। तो अपना जो है ना एफिशिएंसी देखिए कितना, तो देखिए एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, देखो किसी भी एफिशिएंसी का जो डेफिनेशन होती है ना वो होता है, एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या होती है वो मैं बताता हूं, नेट आउटपुट अपॉन इनपुट। ये एफिशिएंसी की डेफिनेशन होती है कि इनपुट कितना हुआ, आउटपुट कितना हुआ। इनपुट ज़्यादा है और आउटपुट कम है, इसका मतलब एफिशिएंसी खराब है। इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट भी बढ़िया है, इसका मतलब एफिशिएंसी सही है। तो ये एफिशिएंसी की डेफिनेशन है। अब देखिए हमारे पास में जो जो डेटा अवेलेबल है उसकी बात कर लेता हूँ मैं। Q1 इज व्हाट, Q1 था हमारा nRT1 log of V2 upon V1. This is what absorbed heat by Carnot working system. It is absorbed amount of heat by Carnot working substance, working system. आप समझिए कार्नोट वर्किंग सिस्टम, इसी क्या है मतलब इंजन इतना उसने एब्जॉर्ब किया। Q2 इज nRT2 log of V4 upon V3, है ना। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि दिस इज nRT log ऑफ V3 अपॉन V4, ऐसा लिख सकता हूं। आप कहेंगे कि ऐसा लिखने का क्या फायदा हुआ। एक्चुअली पता है क्या हुआ कि दिस इज यू कैन से एब्जॉर्ब था ना ये, तो ये जो है आउटफ्लो हो रहा है, उसमें से हीट लॉस्ट हो रहा है ना। दिस इज लॉस्ट अमाउंट ऑफ हीट टू दी सिंक, लॉस्ट हीट टू द सिंक, राइट। ये हुआ। अब आपने इतनी ली और इतनी आपने थ्रो कर दी, तो मैक्सिमम वर्क डन पॉसिबल कितना होगा ये बताइए। तो मैक्सिमम पॉसिबल वर्क डन है ना, वो आएगा मैक्सिमम पॉसिबल वर्क डन इट इज इक्वल टू, ये आएगा Q1 माइनस Q2। भाई आपने जितना लिया इसका आप है ना, इसको आप ये भी कह सकते हो, इसको ऐसे मतलब कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका जो है ना एक तरीके से वो है, क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड है, राइट। लॉस्ट हीट टू दी सिंक, ये लॉस्ट हीट टू दी सिंक है। मैक्सिमम पॉसिबल वर्क डन इतना ही होगा, इससे ज़्यादा वर्क डन पॉसिबल है ही नहीं, राइट। अब एफिशिएंसी कितना हो सकता है, एफिशिएंसी होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, तो वो होता है वर्क डन, पॉसिबल वर्क डन अपॉन इनपुट हीट, अब ध्यान दीजिए, इसको मैं कहूंगा Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ये है, ये आपका ईटा आ गया। अभी देखिए मैं इसके बाद में इसका अगला स्टेप बताता हूँ। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, है ना, या उसको जो भी आप कहना चाहो, इसको इक्वेशन 1 2 3 4 जो भी आप कहना चाहते हो कह लीजिए, राइट। अब आप देखिए फ्रॉम एडियाबेटिक प्रोसेसेस, कितने एडियाबेटिक प्रोसेस थे साहब हमारे यहाँ, 2 एडियाबेटिक प्रोसेस थे। तो मैं दोनों एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन लिख रहा हूँ, आप लोग चेक करेंगे। आई एम राइटिंग द इक्वेशन ऑफ बोथ एडियाबेटिक प्रोसेसेस।
तो देखो सबसे पहला लिख रहा हूं मैं T1 V2 रेज टू पावर गामा माइनस 1 इट इज इक्वल टू T2 V3 रेज टू पावर गामा माइनस 1। दिस इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन, है ना। हाँ, दिस इज इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब मैं बात करूंगा इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो मैं कहूंगा T1 या T2 V3 रेज टू पावर गामा माइनस 1 इट इज इक्वल टू T1 V4 रेज टू पावर गामा माइनस 1। आप चेक करिए, या आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, है ना। इट इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन, इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक एक्सपेंशन, इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, and it is what? It is equation of adiabatic compression. ये दोनों चीजें हैं, और जब ये दोनों हैं तो देखिए अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके हम यहां पे एक लाइन लिख दूंगा मैं। आप देखना जरा मेरी लाइन क्या है। मेरी लाइन ये है कि V2 अपॉन V4 इट इज इक्वल टू, ये यहां पे V1 आएगा भैया, ये तो V1 हो जाएगा ना बाद में। नहीं सॉरी यहां तो सही है V3, ये होगा V1, ये V1 होगा। अपना एडियाबेटिक एक्सपेंशन था, तो एक्सपेंशन V2 से V3 तक था, राइट ना। हाँ, फिर ये V3 से V4 तक था, तो V3 से V4 तक, यस करेक्ट, V3 से V4 तक। V4 क्या था? नहीं, V4 से V1 तक था ना, V4 से V1 तक था, ध्यान दीजिए। एडियाबेटिक कंप्रेशन था V4 से V1 तक, चेक करो सब, V4 से V1 तक। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, मैं कहूंगा V2 अपॉन V1 इट इज इक्वल टू V3 अपॉन V4। चेक करिए आप, ये वाली बात है। अब आप जब इन दोनों को इन इक्वेशंस में रखेंगे ना, तो देखिए आपका क्या रिजल्ट आने वाला है। हमारा Q1 क्या था? Q1 था हमारा nRT1 ln V2 अपॉन V1, ये Q1 था। Q2 क्या था? Q2 था nRT2 log ऑफ V3 अपॉन V4, ये आपका Q2 था। ये दोनों आपके पास थे, राइट। और यही आपका यहाँ पे Q1 Q2 लिखा गया था आपका, है ना। तो आप ध्यान दीजिए, अगर मैं Q1 अपॉन Q2 का रेशियो निकालूं तो Q1 अपॉन Q2 क्या आएगा? ये V2 अपॉन V1 है, ये V3 अपॉन V1 है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिए ये T1 अपॉन T2 आ जाएगा। प्लीज बी वेरी केयरफुल। इसमें इसका भाग लगाया और इसमें इसको इक्वल कर दिया, तो ये Q1 अपॉन Q2 इस T1 अपॉन T2 आ गया। जैसे ही हमारे पास ये आया, अब हम उसमें ये कह सकते हैं कि देयरफॉर Q इज प्रोपोर्शनल टू T एक्चुअली, Q इज प्रोपोर्शनल टू T, यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा हीट ट्रांसफर भी उसी के प्रोपोर्शन में आएगा। तो अब देखिए आप, अब मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा ईटा आया है एफिशिएंसी, ये आया है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। इसको मैं कह दूंगा T1 माइनस T2 अपॉन T1। इसको मैं कह सकता हूं T हॉट माइनस T कोल्ड अपॉन T हॉट। ये आपकी एफिशिएंसी आ गई जी। 1 माइनस T कोल्ड अपॉन T हॉट, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, right? Q1 is heat taken from hot source, 1 minus Q cold upon Q hot,
ध्यान दीजिए, C माने कोल्ड, H माने हॉट, तो इट इज एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन। अब मैं आपसे दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात, मतलब दो क्या, एक मतलब जो बात है वो ये है, नंबर वन, इफ TC इज जीरो, इफ TC इज जीरो देन, इफ TC इज जीरो देन एफिशिएंसी इज वन। एफिशिएंसी वन होने का मतलब 100% होता है, वन का मतलब होता है 100%, राइट। इफ TH इज इंफिनिटी, TC इज जीरो केल्विन, इसको आप लिखिए जीरो केल्विन, TC इज जीरो केल्विन देन एफिशिएंसी इज TH इज इंफिनिटी देन एफिशिएंसी इज वन, दैट इज 100%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ऐसा हाई टेम्परेचर सोर्स मिल जाए जिसकी टेम्परेचर इनफाइनाइट हो, और ऐसा कोल्ड सोर्स मिल जाए जिसकी टेम्परेचर जीरो केल्विन हो, तो जो एफिशिएंसी है वो 100% हो जाएगी, 100% हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी, राइट। हाँ जी, तो देखिए हमारा रिजल्ट ये निकल कर के आया कि एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 1 माइनस QC अपॉन QH, दैट इज 1 माइनस TC अपॉन TH। ये है। अब ये तो ठीक है, हमने ये कह दिया कि अगर TC जीरो हो तो देखिए इट इज वेरी क्लियर, इट इज क्लियर दैट इफ TC इज जीरो केल्विन, इफ TC इज जीरो केल्विन और TH इज इंफिनिटी, है ना, TC इज जीरो केल्विन और TH इज इंफिनिटी, तो क्या होगा, तो फिर आपको मैं बताऊं कि एफिशिएंसी 100% होगी। देन द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन will become 100%। अगर ऐसा हो गया तो 100% हो जाएगा। बट these two conditions can never be attained in our life, in our nature। हाँ जी, ये दोनों कंडीशंस इम्पॉसिबल है ना। हाँ, बोथ द कंडीशंस आर इम्पॉसिबल, बोथ द कंडीशंस आर इम्पॉसिबल टू अटेन, कंडीशंस आर इम्पॉसिबल। कभी जीरो केल्विन आज तक हुआ नहीं साहब, जीरो केल्विन को हम कहते हैं इम्पॉसिबल टेम्परेचर। बोथ द कंडीशंस आर इम्पॉसिबल टू अटेन। Hence, efficiency can never be 100%. Cannot be 100%. This is the second law of thermodynamics, है ना। Hence, this is proof of thermodynamics. Hence, efficiency cannot be 100%. This is the proof of thermodynamics. प्रूफ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका ये प्रूफ हो गया कि साहब ऐसा हो ही नहीं सकता, तो वी कैन नॉट। अरे कुछ अमाउंट तो नुकसान होगा ही होगा, कुछ तो कोल्ड में जाएगा ही जाएगा, है ना। अगर ये जीरो केल्विन हो और ये इनफाइनाइट हो तो पॉसिबल है, ये दोनों पॉसिबल है नहीं, इसलिए ऐसा कभी होगा नहीं। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, कभी भी नहीं होगा। अब देखिए यहां से कुछ बातें बड़ी क्लियर है। अगर TH बढ़ाया जाए, इफ सपोज TH इज इंक्रीजिंग माने दिस रेशियो विल डिक्रीज, सो 1 माइनस डिक्रीज्ड क्वांटिटी विल इंक्रीज।
तो जब आप TH बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, TH इंक्रीज करोगे तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, TC डिक्रीज करोगे तो भी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। तो ये एफिशिएंसी इंक्रीज डिक्रीज करने का तरीका है। आपको अगर कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाने की इच्छा हो रही है तो आप हॉट टेम्परेचर जो है ना उसको आप बढ़ाइए, हॉट टेम्परेचर को बढ़ाइए। और अगर आपको एफिशिएंसी बढ़ाने की इच्छा हो रही है आप कोल्ड टेम्परेचर को घटा सकते हैं, घटाएंगे तो भी आपकी जो है एफिशिएंसी बढ़ेगी। चलिए अब हम बात करते हैं दो अदर चीज़ों की, रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं और फिर हीट पंप की बात करते हैं। चलिए तो वी टॉक अबाउट द रेफ्रिजरेटर। देखिए रेफ्रिजरेटर की जब मैं बात करूंगा तो मैं कंसेप्ट काम में लूंगा Q प्रोपोर्शनल टू T, ये हमने एस्टैब्लिश कर दिया है। कार्नोट इंजन के लिए Q प्रोपोर्शनल टू T हमने एस्टैब्लिश कर दिया है। व्हाट इज रेफ्रिजरेटर? मैं बताऊं रेफ्रिजरेटर क्या होता है। रेफ्रिजरेटर होता है लो टेम्परेचर वॉल्यूम होता है। आपके घरों में जो फ्रिज होती है ना दैट इज रेफ्रिजरेटर। ये आपका लो टेम्परेचर है, कूल टेम्परेचर है। हम रेफ्रिजरेटर में करते क्या है, रेफ्रिजरेटर का जो वॉल्यूम है दैट इज द लो वॉल्यूम, दैट इज द कूल टेम्परेचर वॉल्यूम, लो टेम्परेचर वॉल्यूम। इसमें से हम हीट निकालते हैं। क्या करते हैं हम? हीट निकालते हैं, है ना। और हीट निकाल करके फेंकते हैं बाहर, हीट निकालकर फेंकते हैं बाहर, हाई टेम्परेचर सोर्स को दे देते हैं बाहर। तो आप देखिए होता क्या है कुल मिलाकर के, यहां पर एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है हमारे पास, है ना। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं हम, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से हमारे पास वायर होता है। वायर को हम रेफ्रिजरेटर की मशीन में इंस्टॉल यहां पे लगाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जाती है। इलेक्ट्रिसिटी जो जाती है इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल वर्क, और वहां पर हीट जाती है। ये जो कोल प्लेस होता है इसमें से हीट जो है एक्सट्रैक्ट की जाती है। तो QC इज द एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द कूल्ड प्लेस एंड QH इज ट्रांसफर्ड हीट टू द हॉट सराउंडिंग। तो देखिए मैं कहूंगा QC इज एक्सट्रैक्टेड हीट फ्रॉम कोल्ड, है ना, एक्सट्रैक्टेड हीट फ्रॉम कोल्ड वॉल्यूम या कोल्ड स्पेस, जो भी है कोल्ड वॉल्यूम। रेफ्रिजरेटर तो एक वॉल्यूम ही होता है, कोल्ड वॉल्यूम, है ना। QH इज व्हाट? QH इज हीट इजेक्टेड टू द हॉट सराउंडिंग, हॉट सराउंडिंग, हीट इजेक्टेड टू दी हॉट सराउंडिंग। ये आपकी हीट इजेक्टेड होती है, राइट। वर्क क्या है? इलेक्ट्रिक वर्क, है ना। तो W इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल सप्लाई। एक्सटर्नल सप्लाई है एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी, उससे वर्क जरूर होगा पक्का पक्का। तो देखिए मैं कहूंगा कि QC तो हमने हीट इजेक्ट की, QC तो हमने क्या की? हीट इजेक्ट की। और QC हीट इजेक्ट करने के बाद हमने वर्क किया एक्सटर्नल W, और फिर QH हमने ट्रांसफर कर दिया। तो मैं कहूंगा कि QC प्लस W इक्वल टू QH, ये आपका ये हो गया। चलिए जी, अब मैं कहता हूं कि जो एफिशिएंसी होती है वो हम तब कैलकुलेट करते हैं जब कोई वर्क डन होता है, जब कोई हमें आउटपुट निकलता है। यहाँ क्या है कि जो आउटपुट है वो वेस्ट है एक तरीके का। तो यहाँ हम क्या करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैलकुलेट करेंगे, यहाँ हम एफिशिएंसी कैलकुलेट नहीं करेंगे। देखिए रीजन सुनिए, एफिशिएंसी तब कैलकुलेट किया जाता है जब हमें एज ए रिजल्ट कुछ मिलता है। जैसे आपका पंखा चला तो मैकेनिकल वर्क हुआ, तो हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, है ना। इसके अंदर हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं। तो मैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसको? बीटा को कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कह देते हैं ना। तो देखिए बीटा इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस
अब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का क्या मतलब है वो भी मैं समझा दूं। आखिरकार हम चाहते क्या हैं और उसके लिए प्रयत्न कितना किया गया, उसका रेशियो होता है व्हाट वी वांट अपॉन ट्राई। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की फंडामेंटल डेफिनेशन है वांट या विशेष अपॉन ट्राई, क्या आप चाहते हैं उसके लिए ट्राई कितना किया, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो बीटा इज व्हाट कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या चाहते हैं आप रेफ्रिजरेटर से, रेफ्रिजरेटर से आप QC बाहर निकालना चाहते हैं, तो QC इज योर डिजायर एंड व्हाट इज W, W इज ट्राई। ये तो भैया आपका वेस्ट हो गया QH, तो आपने सराउंडिंग में हीट फेंक दी, सराउंडिंग में आपने एनर्जी फेंक दी, तो इट इज नथिंग। एक्चुअल में इंपॉर्टेंट चीज ये है आपने कितनी एनर्जी निकाली, क्योंकि आपका डिजायर है रेफ्रिजरेटर के वॉल्यूम को ठंडा रखना, आपका डिजायर है। तो डिजायर अपॉन ट्राई की बात करेंगे हम बात करेंगे डिजायर अपॉन ट्राई। ट्राई है W, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, राइट। तो QC इज डिजायर एंड W इज QH माइनस QC। इसका मतलब TC अपॉन TH माइनस TC, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है। गॉट द पॉइंट, है ना। अब वो बात एक अलग है, आप इसको फिर बाद में चेंज कर देना चाहते हैं या आप जो है इसको एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर देना चाहते हैं, आप उसको ईटा मान करके चलें अगर, तो वो बात एक अलग है, वो तो मैथमेटिक्स हुई सिंपल। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, अगर आप इसको मैथमेटिक्स की तरह से करना चाहते हैं तो जैसे आपका जो बीटा है वो है TC अपॉन TH माइनस TC, ये तो आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हुआ। अब आप उसको एफिशिएंसी के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए आप इसको इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं TH माइनस TC, है ना, TH माइनस TC लिख दो आप यहाँ पे, और आप TH माइनस TC या TC माइनस TH को आप निकाल करके यहाँ पे ईटा की वैल्यू लिख सकते हो, उस फॉर्म में आप चेंज कर सकते हो, है ना। तो देखो मैं कर रहा हूँ, आप यहाँ से TC अपॉन TH लिखिए, TC अपॉन TH लिख दीजिए, लिख दिया ना, TH को हमने बाहर निकाल दिया, तो ये 1 अपॉन ईटा आ जाएगा, ये 1 अपॉन ईटा आ जाएगा। फिर TC अपॉन TH क्या आ जाएगा, 1 माइनस ईटा आ जाएगा, तो मैं इसको कह दूंगा इट इज 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा, इट इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये उस टर्म में आई है और कुछ नहीं हुआ है, कोई खास दमदार बात नहीं हुई है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं जिसको हम बार बार यूज करते हैं, हीट पंप। हीट पंप, देखिए ये इंसान जो है ना, ये बहुत ही खुरापाती जीव है। इंसान बहुत उद्यमी होता है ना, ईश्वर ने जो दिया उसका बड़ा फायदा उठाता है अपने फेवर में। तो अभी हीट पंप बना लिया उसने, बहुत सारे हीट पंप बना लिए। हीट पंप क्या करते हैं, हीट पंप क्या करते हैं कि हम है ना हीट ट्रांसफर करना चाहते हैं हाई टेम्परेचर सोर्स को, फर्नेस बनाना चाहते हैं, बहुत गर्मी पैदा करना चाहते हैं। तो क्या है आपका, जैसे ये सराउंडिंग है सारा, अब सराउंडिंग में से जो है ना, सराउंडिंग आपका ठंडा है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर TC है ना, यहाँ से आप हीट खींच करके आप ले जाना चाहते हैं हाई टेम्परेचर वॉल्यूम के अंदर। जैसे रेफ्रिजरेटर है ना, वैसा हाई टेम्परेचर वॉल्यूम होता है। रेफ्रिजरेटर में तो क्या था, आपका लो टेम्परेचर वॉल्यूम था, तो लो टेम्परेचर वॉल्यूम में से आपने हीट निकाली और बाहर फेंकी। अब क्या कर रहे हैं हम, ये सराउंडिंग है, हीट पंप की बात कर रहा हूँ, सराउंडिंग, लो टेम्परेचर सराउंडिंग है, उस लो टेम्परेचर सराउंडिंग में से आपको हीट निकाल करके और हाई टेम्परेचर हीट सराउंडिंग को देनी है, या ये कहो कि फर्नेस है, हीट फर्नेस है आपका। तो ये जो फर्नेस है ना, इसको आपको हीट देनी है। तो सुनिए, ये TC है, यहां से हीट जाएगी और वहां से निकलेगी, तो TC में से आपकी हीट निकलेगी QC और वहां पहुंची क्या, QH। अच्छा, ये काम कोई ऐसे थोड़ी ना मजाक हो जाएगा कि साहब निकाल दे दी, नहीं जी, आपको कुछ ना कुछ मशीन लगानी पड़ेगी। यू कैन नॉट ट्रांसफर द हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर सोर्स टू हाई टेम्परेचर सोर्स, यू हैव टू ऐड सम मशीन। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी के टर्मिनल बना देते हैं, यहाँ से तार जाता है और ये तार अंदर मशीन में जाकर के लग जाता है, तो यहाँ से वर्क आता है।
आपकी इलेक्ट्रिसिटी का। सम वर्क इज देयर, सम वर्क इज देयर। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ, इसके कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की, तो बिल्कुल उसी तरह से बात करूँगा जैसे मैं रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा था। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वो था रेफ्रिजरेटर का, है ना। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, है ना। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर रेफ्रिजरेटर, फॉर फ्रिज, ये लो जी, फ्रिज लिख दिया मैंने, खुश हो जाओ आप। हाँ, फ्रिज। अब हीट पंप की बात करेंगे। हीट पंप का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अलग तरह से आएगा आपका। तो देखो, मैं यहाँ पे बी या गामा कह देता हूँ, गामा इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप, परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप। हम हीट पंप को जो है ना कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बात करेंगे, तो देखिए इसको अपन गामा कह सकता हूँ, या मैं चलो इसको बीटा ही रहने दो, बीटा एच रहने दो, है ना। थोड़ा कंफ्यूजन क्यों करते हो, है ना। बीटा एच, हॉट पंप, है ना। हीट पंप या हॉट पंप कुछ भी बोल सकते हो आप। तो ये हीट पंप क्या करता है, हीट पंप जो है दो काम करता है। आपका क्यू एच यहाँ ट्रांसफर करता है, और आपकी डिजायर ये है आपकी बात में, क्योंकि आप चाहते हो गर्म करना चीज़ों को गर्म करना चाहते हो, तो आपकी डिजायर क्यू एच है, क्यू सी डिजायर नहीं है, और आपकी ट्राई डब्ल्यू है, राइट। तो देखिए हम कहेंगे इसको क्यू एच अपॉन डब्ल्यू। क्यू एच अपॉन डब्ल्यू को मैं कहूँगा क्यू एच, डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू होगा क्यू एच माइनस क्यू सी, ये डब्ल्यू होगा, क्योंकि क्यू सी प्लस डब्ल्यू ये आपका क्यू एच है, ये आपका क्यू एच है। तो ये हो गया। अब जब ये चीज़ हो गई, तो इसको हम पता है क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं टी सी अपॉन टी एच माइनस टी सी, नहीं सॉरी यहाँ पे टी एच आएगा, यहाँ पे टी एच आएगा, करेक्ट। हाँ जी। अब जब ये टी एच यहाँ आ गया, अब हम इसको कह सकते हैं 1 माइनस या 1 अपॉन ईटा कह सकते हैं डायरेक्टली। आप इसके अंदर भाग लगा दो तो इट इज 1 माइनस ईटा। आप देखिए 1 अपॉन ईटा, सॉरी 1 अपॉन ईटा है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अगर मान लो आप गामा कहते हैं, टी एच का भाग लगाएंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस ईटा कैसे हो जाएगा ये देखिए आपके फॉर्मूला चार्ट में शायद गलत लिख रखा है ना। टी एच का आप जब भाग लगाएंगे तो 1 माइनस ये आएगा ना, फिर तो देखो टी एच का भाग लगाओ तो ये आएगा 1 अपॉन 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच। तो 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच ये तो ईटा ही है ना, तो इसलिए 1 अपॉन ईटा आएगा। ये गलती से 1 माइनस 1 अपॉन गामा लिख दिया होगा, वो जो टाइपिस्ट है ना उसने कॉपी पेस्ट करने में ऐसा कमाल कर दिया होगा, राइट। चलिए जी, तो ये आपका यहाँ तक हो गया। अब हम बात करेंगे एंट्रोपी और एंथैल्पी की, छोटी सी बात है वो हम कर देते हैं 2 मिनट के अंदर। हाँ, तो हम 2 छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं एंट्रोपी और एंथैल्पी की। देखिए एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी इज अ मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, मेजरमेंट ऑफ इनडिसिप्लिन, मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस, यानी चीज़ें उथल पुथल होती हैं, है ना, इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है। तो वो क्या होता है, हीट एनर्जी के कारण होता है। जैसे आजकल लोग बहुत एसी चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं तो क्या होता है, डिस्टर्ब हो रहा है एनवायरनमेंट। तो एंट्रोपी इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, काइंड ऑफ डिसऑर्डरनेस, ठीक है, डिसऑर्डरलीनेस। तो ये डिसऑर्डरलीनेस है, और आप ये कह सकते हैं कि रैंडमनेस है ना। तो एंट्रोपी इज अ काइंड ऑफ डिसऑर्डरनेस। अब मैं कहूँगा कि एंट्रोपी जो होती है इसको हम डी एस कहते हैं, ये चेंज होती है हमेशा,
चेंज इन एंट्रोपी, है ना। और ये हमेशा इंक्रीज ही होती है, एंट्रोपी कभी डिक्रीज नहीं होती इस दुनिया में। dq अपॉन टी। टी मान लीजिए आप सपोज किसी एटमॉस्फेयर में रहते हैं, आप कहीं भी रहते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर टी है। अब थोड़ी सी आपने एनवायरनमेंट में एनर्जी दे दी तो एंट्रोपी चेंज हो गई, ds इक्वल टू dq अपॉन टी। अब ये टी जो है ना टेम्परेचर, ये लंबे समय में चेंज होता है, काफ़ी लंबे समय में चेंज होता है। इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है कि भाई ये जो है ना टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और जो dq जाती है वो रैंडमनेस क्रिएट करती है और डिसऑर्डरनेस होता है, और डिसऑर्डरनेस के कारण एक इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है। आइडियल केसेज में जब आइडियल सिस्टम होता है तो आपका ds जो है वो 0 होता है। बाकी तो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सब एंट्रोपी में इंक्रीमेंट ही करती हैं, है ना। केवल आइडियल होता है जिसमें इंक्रीमेंट नहीं होता है एंट्रोपी में, राइट। मैं वीडियो बना रहा हूं, किसी न किसी तरीके से डिसऑर्डरनेस हो रहा है ना। हाँ, नेचर तो चाहती है मस्ती में रहना, है ना, कुछ एक्टिविटी नहीं चाहती चलिए, तो ये एंट्रोपी वाली बात हो गई। अब हम बात करते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी एक्चुअल में एक बहुत ही वाइड टर्म है और ये टर्म है टोटल हीट कंटेंट विद इन अ सिस्टम। टोटल अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट, टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एंथैल्पी। आप ध्यान दीजिए, टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम इज एंथैल्पी। तो एंथैल्पी एक्चुअल में टोटल हीट कंटेंट का नाम है। अब इसको हम कैपिटल H से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये टोटल हीट कंटेंट क्या है एक्चुअल में? देखो, एक तो होता है इंटरनल एनर्जी और एक होता है वर्क एनर्जी, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी प्लस मैकेनिकल एनर्जी। अगर हम गैस सिस्टम की बात करते हैं तो इंटरनल एनर्जी होती है NCVT और ये PV होता है nRT, है ना। देखिए, इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूं, H इक्वल टू NCV प्लस R और आप T आप कॉमन ले लीजिए। आप इसको कह सकते हैं NCPT। तो DH क्या आएगा? चेंज इन एंथैल्पी, NCPDT, ये चेंज इन एंथैल्पी है ना। ये हर प्रोसेस के लिए यही होती है, सेम फॉर ऑल प्रोसेसेस, सेम फॉर ऑल केसेज। कोई भी केस हो यही चलता है। केवल आइसोथर्मिक जब होता है तो ये 0 होता है ना। आइसोथर्मिक अगर प्रोसेस हो गया तो 0 हो गया। आइसोथर्मिक प्रोसेस में जो DH होता है ये 0 होता है, बाकी सबके अंदर जो है NCPDT होता है, करेक्ट। तो ये एंथैल्पी की बात हो गई। बस इसी के साथ आपका जो है ना थर्मोडायनेमिक्स का और KTG का चैप्टर खत्म हो गया। प्लीज़ आप जो है सारा चैप्टर रिवाइज करें एक बार, है ना। सारी DPP कर ले में खटाखट तेज़ी से, क्योंकि इजी है, बहुत डिफ़िकल्टी कुछ है नहीं इसके अंदर। तो आप फ़ौरन जो है ना सारी DPP कंप्लीट कर ले में। और इसके साथ ही जो है हम जो है ना अगला चैप्टर हमारा जो होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बाद में, वो मैं बता दूं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस हो ही गया, ये दोनों चैप्टर आपके हो गए, है ना। इसके बाद का जो अगला चैप्टर होगा ना वो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर होगा, राइट। हाँ जी, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। एक मिनट में आपको बता देता हूँ। देखो, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा थर्मोडायनेमिक्स हो गया, KTG हो गया, है ना। अगला चैप्टर होगा, चलो अगला चैप्टर हीट ट्रांसफ़र का ले लेंगे, है ना। ये भी छोटा सा चैप्टर है, हीट ट्रांसफ़र भी, तो ये फटाफट हो जाएंगे। हीट ट्रांसफ़र अगला चैप्टर, राइट। तो इसको कंप्लीट करिए जल्दी से।